अस्सलाम वालेकुम। मल्टी बैगर सीरीज़ में जो हमारी अगली कंपनी है वो है बलूचिस्तान व्हील्स BWHL। कंपनी का जो आगाज़ है वो होता है 1980s के अंदर। और कंपनी का जो बेसिक प्रोफाइल बिज़नेस है कि वो ये जो रिम होते हैं जो हमारी गाड़ियों में, हमारे ट्रैक्टर्स में, हमारी बसेस में और बहुत सारी कमर्शियल व्हीकल्स में जो रिम यूज़ होता है, बेसिक बिज़नेस इनका वो है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑटोमेटिव से रिलेटेड ये तैयार करते हैं, और लेकिन बेसिक जो इनका बिज़नेस है वो रिम्स बनाने का है। वो जो भी ब्रांड्स पाकिस्तान में बड़े बड़े काम करते हैं, मैं उन सारों का अगली स्लाइड में आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूंगा। उन सब के लिए जो रिम तैयार किए जाते हैं, उनके ट्रैक्टर्स के लिए, उनकी बसेस के लिए, वो बलूचिस्तान व्हील तैयार करता है। तो हमारे पास जो इसकी बेसिक कस्टमर लाइन आती है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स में पाकिस्तान में फ़ंक्शनल हैं, जिसमें पाक सुजुकी है, इंडस मोटर्स है, लकी मोटर्स है। अब ये चीज़ नोट करेंगे कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, हीनो पार्क हो गया, गंधारा ऑटोमोबाइल्स हो गया, उन सब के लिए जो रिम तैयार किए जाते हैं, मिल्लर ट्रैक्टर, अलगाज़ी ट्रैक्टर, उन सब के रिम्स जो है वो बलूचिस्तान व्हील ही तैयार करके देता है। अब हम चलते हैं कि स्टॉक मार्केट में BWHL की क्या सिचुएशन है। तो बलूचिस्तान व्हील का जो शेयर इस वक्त करंट प्राइस पे चल रहा है वो 188 के अराउंड चल रहा है हमारे पास। और इसका जो हमारे पास ऑल टाइम लो आता है वो 100 रुपीज़ का आता है इस साल के अंदर। और जो ऑल टाइम हाई आया, जो अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले ही लगा था रिज़ल्ट आने के बाद, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत शानदार आया, तो इसने अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया वो 208 का लगाया। और उसके बाद अभी ये करंटली जो इस वक्त ट्रेड हो रहा है वो 188 के अराउंड ट्रेड हो रहा है हमारे पास। अगर हम कंपनी की PE रेशो की तरफ जाएं कि कंपनी की PE रेशो हमारे पास क्या आती है, वो आ रही है 7.98 के अराउंड। अगर इसको कंपैरिजन करें कि सेक्टर वाइज जो मतलब कि ऑटो सेक्टर है पूरे का पूरा, उसके लिहाज से इसकी PE रेशो का कंपैरिजन करें तो उससे तो ये 2 गुना कम है। मतलब कि ये इसकी PE रेशो इस कंपनी की 8 के अराउंड है, जबकि सेक्टर की PE रेशो चल रही है 24 के अराउंड। आप इसको ऑटो सेक्टर में ही लेंगे, इस कंपनी को ऑटोमोबाइल और असेंबली के सेक्टर्स में लेंगे, इसमें बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं, लेकिन उन सब कंपनीज़ का जो ओवरऑल जो सेक्टर PE रेशो चल रहा है वो 24 के अराउंड चल रहा है। और इस कंपनी का बहुत ही अंडर वैल्यूड है, अराउंड 8। मतलब कि इसमें बहुत गुंजाइश है अभी अपने प्राइस को प्राइस इन करने की। हम अपनी पिछली कुछ स्लाइड से ऐड कर रहे हैं कि एग्जेक्टिव्स की बाइंग अपनी कंपनी में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो बलूचिस्तान व्हील की भी अगर मैंने ये स्लाइड ऐड कर दी है जो इनकी रिसेंटली एक्टिविटीज़ हैं इनके एग्जेक्टिव्स की, तो आप देख रहे हैं कि या तो सिर्फ आपको बायर्स मिलेंगे या गिफ्ट आउट मिलेंगे। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वॉल्यूम बहुत कम लगता है। ये ज़्यादातर ट्रेडर लवर नहीं है, ये इन्वेस्टर लवर कंपनी है। कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती है। पहले ये क्वार्टरली डिविडेंड पे करती थी और अब ये हाफ ईयरली डिविडेंड पे करती है। लेकिन आप जो सबसे अच्छी चीज़ इसकी नोट करने वाली है कि आपको इसके एग्जेक्टिव जो शेयर सेल करते हुए नज़र नहीं आएंगे, या तो गिफ्ट आउट करते हुए, यानी कि एक एग्जेक्टिव से दूसरे एग्जेक्टिव के पास चले जाते हैं। ये इस वजह से होता है कि जब एक एग्जेक्टिव रिटायर होता है या कंपनी का कोई ऐसा ऑनर या एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स में से कोई रिटायर होता है, तो उसके नाम पे जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो दूसरे एग्जेक्टिव को ट्रांसफ़र कर देते हैं और हम इसे गिफ्ट आउट के ऑप्शन में लेते हैं। और दूसरा ये कि या तो आपको इसमें बायर मिल रहे हैं या गिफ्ट आउट मिल रहे हैं। सेलर इसमें आपको कंपनी अपने शेयर सेल करती हुई नज़र नहीं आ रही, जो कि इसकी सबसे अच्छी बात है। कंपनी की हमारे पास जो डिविडेंड यील्ड निकल के आती है वो सबसे बेहतरीन है ऑटो सेक्टर में, और वो है 9.14% की। अराउंड 10% की डिविडेंड यील्ड है, जो बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड ऑटो सेक्टर के लिहाज से मानी जाएगी। अब इसका ज़रा मैं रिज़ल्ट कंपैरिजन कर लेता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा क्वार्टरली बता देता हूँ कि इस साल में जो ये 2025 का साल चल रहा था, जिसकी क्लोजिंग जून क्लोजिंग पे हुई है, उसमें अगर 2025 का पहला क्वार्टर देखें ना, तो उसमें हमने देख रहा है कि 6 रुपये की अर्निंग आपके सामने शो हो रही है। सेकंड क्वार्टर में थोड़ी सी कम होती है और तकरीबन अराउंड 4 रुपीज़ के चली जाती है। फिर थर्ड क्वार्टर में थोड़ी सी और बढ़ती है और 6.5 के अराउंड चली जाती है। और लास्ट क्वार्टर की जो अर्निंग आती है हमारे पास, वो इन तीनों क्वार्टर से ज़रा बेहतर आती है। अगर एनुअली रिजल्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो 2025 में इसकी सबसे अच्छी अर्निंग आई है 23 रुपये 67 पैसे की, और 2024 में चले जाएँ तो वो 18 रुपये की थी, यानी कि तकरीबन 5 से 6 रुपये की अर्निंग बढ़ी है 2025 में। मतलब कंपनी ने इसमें तरक्की की है। और 2023 में चले जाएँ तो 10 रुपये थी, ज़रा कम हुई। 2022 में फिर भी कंसिस्टेंटली 15 रुपीज़ के करीब आ रही थी। अब मैंने ज़रा थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया इसके रिज़ल्ट को, नेट प्रॉफिट और टोटल एसेट को। देखें, कंपनी के पास 2 ही चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर वो बेस करती है। एक तो उसका नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है, और दूसरा उसके एसेट।
अगर उसका प्रॉफिट बढ़ा है तो उसके एसेट तो नहीं कम हो रहे, या एसेट बढ़े हैं तो प्रॉफिट तो नहीं कम हो रहा। तो कंपनी की ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो अगर आप नेट प्रॉफिट को कंसिस्टेंटली आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, 2023 में हमें कुछ प्रॉफिट में गिरावट नज़र आई थी, लेकिन फिर 2024 में उसकी रिकवरी और 2025 में उससे भी ज़्यादा अच्छी रिकवरी हुई है। सेल्स भी बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, नेट ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है, और ईपीएस मैंने आपको अभी दोनों क्वार्टर्स की कंपैरिजन कर दिया कि वो भी बढ़। अगर एसेट देखें तो 2022, 21, 22, 23, 24, 25 में बढ़ते ही जा रहे हैं इसके एसेट। कंपनी का जो फ्री फ्लोट है वो मेरी नज़र के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको फ्री फ्लोट की एक रीज़न दी थी कि अगर किसी कंपनी का फंडामेंटली बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो और फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा हो तो कंपनी फ्यूचर में अपने शेयर्स को बाय बैक करने जाती है। तो कंपनी इस चीज़ को हम पॉजिटिव वे में लेंगे, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी चल रही है। तो कंपनी को हम फ्यूचरिस्टिक होकर ज़रा सोचें तो हम ये सोचते हैं कि जी कंपनी क्या पता फ्यूचर में जाके अपने शेयर्स को बाय बैक करना स्टार्ट कर दे, और जब वो बाय बैक होगा तो आप जंप देखेंगे प्राइस के अंदर। अब ये डायरेक्टर की तरफ से एक मैंने रिपोर्ट उर्दू में आप लोगों के साथ शेयर की है कि कारोबार का जायज़ा जो वो 2000 पूरे साल का जो लेते हैं डायरेक्टर्स जो होते हैं इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो एक आपके पास स्मॉल पिक्चर में बड़ी बात कर देते हैं। तो अगर हम इसका थोड़ा सा इस पे नज़र दोहराए ना कि कंपनी के प्रोज और कोज पे जाएंगे, मतलब कि कहाँ कंपनी को मार पड़ रही है। तो इस साल हमने देखा है कि जो मिल्लर ट्रैक्टर और अलगाजी ट्रैक्टर हैं उनकी जो सेल्स हैं वो बहुत बुरी तरह गिरी हैं। ट्रैक्टर्स की इतनी अच्छी सेल्स नहीं हो रही, जिसकी वजह से वहाँ पे इनको डेंट पड़ा है इनकी सेल्स में। जबकि जब आप दूसरी गाड़ियों की तरफ आएंगे या बसेस की तरफ आएंगे वहाँ पे इनको सेल्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बढ़ी है। तो यानी कि इन्हें एक तरफ से अगर डेंट पड़ा है तो दूसरी तरफ से इनको अच्छी प्रॉफिट मिल चुके हैं, और उसी की वजह से आपने देखा कि इसकी जो अर्निंग है वो 18 रुपये से 23 रुपये पे जा चुकी है। और अगर अगले साल ट्रैक्टर की भी सेल्स अच्छी हो जाती हैं तो फिर इसके प्रॉफिट में हम डबल जंप देखेंगे। अभी जो कंपनी का खालिस मुनाफा जो हम देखें ना उसमें 21% का इजाफा हुआ है पिछले साल की मुनासबत से, और आगे भी कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है हमें। अब मैं कंपनी का रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने कंपनी का रिज़ल्ट जो पढ़ने का तरीका आपको बताया ना कि कंपनीज़ के आपने सबसे पहले एसेट देखने हैं कि उसके पास प्रॉपर्टी की क्या, प्रॉपर्टी इक्विपमेंट प्लांट की क्या इस वक्त कीमत चल रही है, क्या उसकी कीमत बढ़ रही है एज अ डॉलर वाइज या कम हो रही है, ये देखेंगे। फिर करंट एसेट देखें, उसमें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, उसमें ट्रेड डेफिसिट आ जाता है, सब चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। फिर उसमें टैक्स कितना आप कंपनी पे कर रही है, क्या 40%, 30%, 25% कंपनी को कहीं पे बेनिफिट मिल रहा है टैक्स में, ये सब चीज़ें आपने रिज़ल्ट में देखनी होती हैं। अब आगे चलते हैं हम, अगर इसका इस दफ़ा का रिज़ल्ट देखें जो मतलब जो इसके टोटल सेल्स के साथ रिज़ल्ट देखें कि वो रिज़ल्ट कितना आया। तो अगर मैं इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास निकालूं तो वो पिछले साल के तकरीबन पास हैं। ग्रोस प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है, सेल्स उतनी ही है लेकिन जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो ज़रा बढ़ गया। और अगर इसमें हम ज़्यादातर फाइनेंस कॉस्ट में जाएं तो वो भी हमारे पास कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई फाइनेंस कॉस्ट, वो कम हुई है। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं जब आप कंपनी का किसी का रिज़ल्ट पढ़ने जाते हैं। और इसमें बाद जो हमारे पास जो पूरे साल का रिज़ल्ट निकल के आया उसमें हमें अर्निंग में बेहतरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल की पूरे साल की अर्निंग 18 रुपये पर शेयर थी, और इस साल 23 रुपये 67 पैसे पर पूरे साल के। पिछले साल जो इसने डिविडेंड दिया था वो 12 रुपये का अराउंड था, और इस साल जो डिविडेंड दिया वो 13 रुपये के अराउंड है। तो ये कंपनी की एक पॉजिटिव आउटलुक है कि वो अपने डिविडेंड को अपने प्रॉफिट के साथ इंक्रीज़ करती जा रही है। अब जो कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं वो कंपनी ने 7 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है 30 जून की क्लोजिंग के साथ। तो आपके पास जो इसकी स्पोर्ट डेट आती है वो 23 सितंबर आती है और एक्स डेट आती है 24 सितंबर। कंपनी का जो पे आउट का जो एक पैटर्न है वो हाफ ईयरली ये डिविडेंड पे करती है। और अगर आप इसका डिविडेंड लेना चाह रहे हैं तो अगर आपने पूरे साल इस कंपनी का शेयर को होल्ड रखा हुआ है और अगर आपने स्पॉट डेट वाले दिन इसको सेल कर दिया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और अगर आपने स्पॉट वाले डेट वाले दिन ही इसको बाय किया और मार्केट बंद होने तक इसको अपने पास होल्ड रखा और एक्स डेट वाले दिन अगर आप इसको सेल भी कर देते हैं इसको शेयर, फिर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लें जो मैं हर दफ़ा समझा रहा हूँ कि ये स्पॉट डेट और एक्स डेट वाला क्या चक्कर है स्टॉक मार्केट में। अब जो सब ट्रेडर्स इन्वेस्टर का जो सबसे अहम सवाल होता है हमसे कि क्या हम इसको महंगा तो नहीं ख़रीद रहे या सस्ता तो नहीं ख़रीद रहे या कौन सी इसकी बेस्ट प्राइस होगी जिसमें हम एंट्री लें। तो ये क्योंकि कम वॉल्यूम वाला शेयर है, इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, ये ज़्यादा इन्वेस्टर लवर शेयर है, तो इसको आप किसी भी रेट पे जाके बाय करने जाएंगे तो आपको ये कभी लॉस नहीं करेगा ये शेयर। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ इसकी जो कंसिस्टेंटली हमारे पास जो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 है वो मैंने आपके साथ इसमें शेयर कर दी है कि अगर ये 180 के अराउंड आपको मिलता है, रिज़ल्ट आने से पहले ये 180 के अराउंड ही ट्रेड हो रहा था,
लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आने के बाद इसने 200 को क्रॉस किया और फिर अपनी जो एक्चुअल वैल्यू थी उसके ऊपर वापस आ गया। तो हमारे पास जो स्पोर्ट 1 निकल के आ रही है वो अराउंड 180-179 के अराउंड आ रही है। स्पोर्ट 2 जो आ रही है वो 162 और स्पोर्ट 3 जो आ रही है वो 144। स्पोर्ट 1 पे मैंने बता दिया कि वहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, स्पोर्ट 2 पे इन्वेस्टर एक्टिव हो जाते हैं और स्पोर्ट 3 पे एग्जेक्टिव एक्टिव हो जाते हैं। हमारे पास जो कंपनी की ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल के आ रही है जो कि अभी रिसेंटली लगी है वो 205 की नज़र आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको BWHL एज अ मल्टी बैगर बहुत अच्छा लगा होगा, ये समझ आ गया होगा।